हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इनवॉलेटरी मैट्रिक्स पढ़ा। इनवॉलेटरी मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये पढ़ा था। उसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था। उसके बाद नीलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था जो ए टू द पावर एम इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने एक और पढ़ा था, क्या नाम है उसका, पीरियडिक मैट्रिक्स। जैसे ए टू द पावर वन सॉरी के मतलब ए टू द पावर के अगर ए टू द पावर वन प्लस के अगर इक्वल टू ये ए आ जाता है तो उस हिसाब से जो के होता है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, पीरियडिक मैट्रिक्स। ये सब बेसिक मैट्रिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट से एक दो क्लास में। ठीक है, उसी टाइप का एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास और आता है जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आए तुरंत पूछिएगा, ठीक है, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। अब क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैं चीजों को थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा ताकि हम लोग फटाफट लिख सके। अगर मान लेते ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर इक्वल टू आई आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से अच्छे से बता दे रहा हूँ। अगर A इंटू ए ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इंटू ए अगर इक्वल टू आई आ जाता है तो उस टाइप के कैरेक्टर अगर फॉलो करता है, ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है, ठीक है, तो उस केस में जो A होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उस केस में जो A होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, कोई बता पाएगा? इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है? मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई बता पाएगा? इनवर्स मैट्रिक्स A is equal to A minus 1. A is equal to A minus 1. A to the power minus 1. A is equal to A to the power minus 1, ये इनवर्स थोड़ी है। मैंने ऐसा कंडीशन पूछा है कि इनवर्स का क्या कंडीशन होता है, जबकि ये गलत है। Sir, A into A inverse is equal to 1. हाँ, और इसको A माइनस वन नहीं बोलते, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। A ऊपर ऐसे माइनस वन लिखते हैं बट ये पावर नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को भी समझिएगा आप लोग, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये गलती भी मत कीजिएगा, बहुत लोग ये भी गलती कर देंगे। जैसे टू टू दी पावर माइनस वन मतलब क्या होता है, वन बाई टू हो जाता है। फाइव टू दी पावर माइनस वन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई फाइव हो जाएगा। बट अगर ए टू दी पावर माइनस वन है तो उसका मतलब वन बाई ए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता, याद रखिएगा। ये इनवर्स है और इनवर्स मतलब एक मैट्रिक्स ही है और वो मैट्रिक्स कैसे निकल के आता है वो हमको देखना है। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है, वे टू रिप्रेजेंट ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि दोनों अलग अलग चीज है। इसको वन बाई ए क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नंबर नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी फॉलो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए होता है, वैल्यूज के लिए होता है कोई ना कोई। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो अरेंजमेंट है, ठीक है, और एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये इससे क्या होता है, एक अरेंजमेंट रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर कोई इसका मतलब अगर a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई हो गया तो उसके बाजू वाले फॉर्म को इनवर्स, और इसको इनवर्स के फॉर्म में इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वो आगे जाके पता चलेगा। सेम चीज है, इनवॉल्यूटरी या फिर इनवर्स, सेम चीज है। या फिर सॉरी, इनवॉल्यूटरी बोल दिया मैंने, इनवॉल्यूटरी, इन्वर्टिबल बोलते हैं। इनवॉल्यूटरी अलग चीज है, या तो इन्वर्टिबल बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई a इंटू ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू आई आ जाए तो उस टाइप के जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस चीज को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला अभी तक जो देख रहे थे, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अगर a इंटू ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू आई है तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, उसका ट्रांसपोज। हमें पता है कि ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए और इसका ए ट्रांसपोज, और इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा वन निकल के आता है। हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होता है वो सेम होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको फिर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। यानी कि जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का,
कोई भी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है या तो +1 या तो -1 निकल के आएगा, ठीक है। और हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डील कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसमें पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोर्ट जो कि इसका मतलब ये वाला ये 1 के बराबर ए के बराबर होता है क्या? हे भगवान, नीचे से सर फोर्थ नंबर। कितने दिन पहले बताया हुआ था ये चीज, आप बताइए। आप अच्छे से पढ़ते नहीं है ना, उसका ये दिक्कत है, रिवीजन नहीं करते हैं अच्छे से। कितनी बार मैंने बताया हुआ है, मैंने अभी तक थोड़े बताया, कितनी बार पहले मैं बता चुका हूँ कि ट्रांसपोज का वैल्यू सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है। देखिए कल भी मैंने डिस्कस किया था, ये देखिए ए ट्रांसपोज और उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। मैंने उससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है ये चीज कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आता है, ठीक है। मैंने कहीं बताया भी होगा, ये देखिए दिख रहा है आपको ये प्रॉपर्टी, इफ ए यस इज, सर। तब बताइए, नोट डाउन किया कीजिए, चीजों को रिवीजन किया कीजिए, क्योंकि ये अब पुराना आउटडेटेड हो गया है, इसको बता दिया गया है, ठीक है। तो ये सबको रिवीजन कीजिए अच्छे से, नहीं तो आगे दिक्कत करेगा। एक पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसमें सारा का सारा प्रॉपर्टीज को लिख लिया कीजिए, ठीक है। ताकि हम, अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा प्रॉब्लम, कि मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा वो पुराने वाले प्रॉपर्टी से होगा, आप अगर रिवीजन नहीं किया हुआ रहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये सब चीजें रिवीजन रखिए, हम 2-3 क्लास पहले ही ये देख चुके हैं, ठीक है। और मेरे पास अच्छा है कि मैं सारा रिकॉर्ड रख देता हूँ, पीछे हम लोग क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ठीक है। अगर किसी ने लिखा नहीं होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी मैं रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ पूरा का पूरा चीज़ें। असाइनमेंट वाले सेक्शन में आप लोग जाइएगा, तो असाइनमेंट वाले सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके, ये जो भी मैं चीज़ें लिखाता हूँ पूरा का पूरा पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे, ताकि अभी सिर्फ आप लोग पढ़ें, चीज़ों को समझें, और जब पीडीएफ में अपलोड कर दो, क्योंकि आप वीडियो से लिखिएगा आपको बहुत समय लग जाएगा, पॉज कीजिएगा लिखिएगा, पॉज कीजिएगा लिखिएगा। सिंपली जो हमने चीजें पढ़ लिया, मैंने पीडीएफ दे दिया, आपका भी काम आसान, मेरा भी काम आसान। चलिए दूसरे पॉइंट देखते हैं हम लोग। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, ये याद रखिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो हम लोग उसको डायरेक्टली बिना कुछ किए ही बता सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। क्या कोई मेरे को इसका कारण बता पाएगा कि मैंने डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे कैसे बता दिया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन रहता होगा इनवर्स मैट्रिक्स के लिए, जो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। इनवर्स मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होना चाहिए, कोई बता पाएगा? सर A into A inverse is equal to what? I हाँ वो तो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी हाँ वही फॉलो करता है। नहीं, ये वही फॉलो करता है, कैसे पता चला? अभी तक तो हमने वो पढ़ा ही नहीं है। हमने सिर्फ ये बताया कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ तो वो इनवर्स मैट्रिक्स भी हो जाएगा, उसका इनवर्स भी निकाल पाएंगे। यानी कि किस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकाल पाते हैं, ये तो इनवर्स का कंडीशन हो गया कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ठीक है, ये तो इसका कंडीशन हो गया। बट ये कंडीशन कब पॉसिबल है, कुछ ना कुछ एक इसके साथ कंस्ट्रेंट लगता होगा, कुछ ना कुछ कंडीशन लगता होगा कि अगर ऐसा हुआ तभी इनवर्स निकलेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनवर्स नहीं निकलेगा। क्या कंडीशन था वो? दोनों तरफ सर फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। अरे इनवर्स पहले पॉसिबल होगा तब ना मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पूछा इनवर्स कब हो सकता है, देख रहे हैं। अब मैं फिर पीछे का नोट्स निकालूंगा, फिर दिखाऊंगा कि यहाँ पे बताया गया था, देखिए इनवर्स के साथ मैंने क्या क्या चीजें बताया था जब मैंने इनवर्स पढ़ाया था, कि इनवर्स ये होता है, इनवर्स होने के लिए ये होना जरूरी है। देखिए फिर आप लोग को ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। क्या कोई बता पाएगा, एनीवन? अभिषेक, सर आदित्य? मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। नॉन सिंगुलर का मतलब? नॉट इक्वल टू जीरो। क्या नॉट इक्वल टू जीरो? वैल्यू 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 क्या वैल्यू? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू। ए। हाँ देखो ये सब चीजें कि आप लोग अगर अभी छुट्टी मना रहे होंगे कि चलो लॉकडाउन है छुट्टी मना रहे हैं, तो फिर आधा समय छुट्टी पे ही चला जाएगा। मैंने सारी चीजें बताया हुआ है, मैं आप लोग को अभी फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैंने कहाँ बताया था और आप लोग रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैट्रिक्स ये छोटा चैप्टर नहीं है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से बड़ा चैप्टर है, इसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं पिछले वाले से, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़िएगा तो मेरा भी समय बर्बाद हो जाएगा, आपका भी समय बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा मत किया कीजिए, आप लोग पढ़ा कीजिए। कहाँ बताया था मैंने, यही बताया था क्या?
हाँ यही कहीं बताया होगा, हाँ इसी के ऊपर कहीं बताया होगा। इनवर्स वाला कहीं ना कहीं बताया तो होगा। ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा a इंटू ए इनवर्स, सॉरी ये नहीं, ये तो हाँ ये देखिए, यह बताया गया है कि इफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, बताया हुआ है। बोलिए बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है? यस सर। हाँ, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। अब अगर इतना मैंने बताया हुआ है, आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं फिर तो दिक्कत है ना। देखिए सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है और ये कब बताया गया था? देखिए ये कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर 3 है, तीसरे दिन ही बता दिया गया था कि इनवर्स मैट्रिक्स का जो पॉसिबल होता है वो तभी, ये क्या बोला गया? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी ये पॉसिबल होगा इनवर्स निकालना, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगा। ये कंडीशन पॉसिबल होगा तब ना इसके आगे पोस्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बट उससे पहले ये तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग रिवीजन करते रहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब मैंने इनवर्स सॉरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकला, उसका डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू निकला? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकला, हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू से क्या पता चला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का? कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा या तो 1 आएगा, या फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा या तो -1 आएगा। जीरो तो कहीं हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो 1 या तो -1। ठीक है, तो उसका मतलब क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब क्या? इनवर्स पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चीजों को देखो दो तरीके से पढ़ना होता है, एक होता है पढ़ना, दूसरे होता है अच्छे से पढ़ना। आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, चीजों को याद रखना है, रिविजन करना है। ठीक है, दैट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग कंडीशन देखें नॉन सिंगुलर आ रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जा रहा है? हमें दिया गया था कि अब हमें पता चल गया कि इनवर्स पॉसिबल है, तो a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है हमारे पास। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग अगर लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ लगा दे कि a इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए आई। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जब भी लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन या राइट हैंड कैंसिलेशन यूज करते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे दोनों साइड, अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में दोनों साइड करेंगे। तो इसको अगर कंबाइन कर लेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए जो है हमारे पास ये आ जाएगा आई इंटू ए ट्रांसपोज, और इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स इंटू आई। हमें पता है कि आई के साथ अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा फाइनली जाके वही मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट मीन्स इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज, इधर आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसके इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, कोई भी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि सबसे पहले a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा था? आई आ रहा था, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि लेट a ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। ठीक है, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमने b ले लिया। अब क्या करते हैं, इसका अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर दें कि a ट्रांसपोज का भी ए ट्रांसपोज का भी अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया ए, और ये किसके बराबर आ गया? बी ट्रांसपोज के बराबर आ गया। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं, यानी कि a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि a ट्रांसपोज को हम लोग b मान लेते हैं, तो a ट्रांसपोज, फिर अगर दोनों मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें तो फिर से हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? a ही आ जाएगा। तो उससे क्या समझ में आता है इस केस में? ध्यान से समझिएगा, इफ, ध्यान से समझिएगा, इफ a is a, if a is an orthogonal matrix, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, if a is an orthogonal matrix then, ध्यान से समझिएगा, if a is an orthogonal matrix then a transpose is also orthogonal, then a transpose is orthogonal। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? इस कंडीशन को अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या?
मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स रहेगा, अगर उसके ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाता है, आई आ जाना चाहिए। ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था, ध्यान से देखिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन था, ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर आई आता है तो उस केस में ए को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा इसी प्रोसेस से थोड़ा सा डिटेली एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने ऐसा ले लिया कि लेट ए इज ऑर्थोगोनल। अगर ए को हम ऑर्थोगोनल मान लेते हैं तो ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आई। यानी कि ए के साथ अगर ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूं या फिर ए ट्रांसपोज के साथ ए को मल्टीप्लाई करूं, अगर उसका वैल्यू आई आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमारे पास एक है ए ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज को मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए आ जाएगा। और अगर ए एक ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या आता है, आई आ जाता है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज भी ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है। बोलने का मतलब यही है कि अगर हम ऐसा ले रहे हैं कि लेट ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज जो है वो भी कितना आ जा रहा है, आई आ जा रहा है। ठीक है। यानी कि अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। A इंटू ए ट्रांसपोज आई आएगा तो A ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसलिए दोनों चीजें क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है, I इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। I जो होगा वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा बिना कुछ सोचे समझे। यानी कि I इंटू आई ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली ये I ही निकल के आएगा। तो I जो होता है वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास दिया गया है। सिक्स्थ पॉइंट कुछ इस तरीके का है कि इफ हम लोग ऐसा ले लेते हैं A कॉमा B, A और B दो मैट्रिक्स है, आर n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। ए और बी दोनों को हमने क्या ले लिया, एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है। और जो कि एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल्सो ऑर्थोगोनल, और ये जो है इसको हमने ऑर्थोगोनल भी मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है दोनों ये ऑर्थोगोनल भी है। अगर दोनों मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है देन ए इंटू बी विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल। ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों को। अगर हमें ऐसा दे दिया गया है कि ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका प्रूफ कैसे होता है बता देते हैं, आप लोग खुद भी प्रूफ कर सकते हैं। गिवन हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ए को ऑर्थोगोनल बोला गया है। ठीक है। साथ ही साथ बी को भी ऑर्थोगोनल बोला गया है। कि अगर ऐसा केस होता है कि ए भी ऑर्थोगोनल है और बी भी ऑर्थोगोनल है, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो क्या कंडीशन आएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अगर बी ऑर्थोगोनल है तो क्या कंडीशन आएगा, बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू आई। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक है। सेम अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन आएगा, बी ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन आएगा। अब हम ए बी देखते हैं, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है। ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। ठीक है। अब ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज अगर आई निकल के आता है तो ए बी ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज हम लोग देखते हैं। चलो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्सल लॉ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, आप लोग को पता होगा, मैंने ट्रांसपोज पढ़ा रखा है। उसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है तो ए इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सॉरी इधर ए ट्रांसपोज, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज हमारे पास कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और इधर कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को ले लेंगे, आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो हमेशा वही मैट्रिक्स निकल के आता है, तो इधर आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज। जबकि ए भी ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू कितना आ गया, आई आ गया। तो यानी कि ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज भी हमारे पास कितना आ जा रहा है, आई आ जा रहा है, जिस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया ये। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को किसी पॉइंट में समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ तक? क्योंकि इसके आगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके लिए यहाँ तक सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर होना चाहिए।
बोलिए भाई, बोला कीजिए आप लोगों को पूरी। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। अब थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7। अब प्रॉपर्टी 7 नाम से हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आएगा और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताएगा, ठीक है। हम ऐसा ले लेते हैं कि लेट ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है। लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हम ए को एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान ले रहे हैं। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है देन उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू आई आएगा। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आता है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। ए का मतलब क्या होगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। उसके बाद आई जो होगा 3 ऑर्डर का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा ही होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना वैल्यू निकल के आता है। मेरे ख्याल से सबको मल्टीप्लीकेशन आता होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें रोज बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है, आप लोग को याद होगा। तो ये पहला रो है तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, A1 इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये निकल के आएगा, ठीक है। फिर ये दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये आएगा। फिर A1 A2 जो C1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, ये निकल के आएगा, ठीक है। सबको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्लियर है। ठीक उसी तरीके से जब बाकी वाला करेंगे B1 B2 B3 तो ये आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। फिर इधर आ जाएगा B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा हमारे पास A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। फिर इधर आ जाएगा B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। फिर इधर आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ठीक है। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये निकल के आएगा। उसके बाद आगे देखिएगा ध्यान से। अब इसको अगर हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। इसको इक्वेट करेंगे दोनों साइड पूरा का पूरा, तो इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से लिख दे रहा हूँ। तो इधर आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये जो है ये 1 के बराबर आएगा क्योंकि ये डायगोनल इधर 1 है और इधर भी 1 है। सिमिलरली ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर और C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 1 आएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? कोई किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछेगा कि सर नहीं समझ में आया, कैसे हो गया? नो सर। ठीक है, चलिए समझ में आएगा। एनीवन? नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यस नो बोलता रहिएगा ताकि मेरे को पता, झूठ मूठ का ही बोलता रहिएगा ताकि मेरे को लगे कि आप लोग ऐसा सोचिए कि सर को लगे पढ़ रहा है, ठीक है। मेरे को तो ये भी पता है कि 4-5 ऐसे भी होंगे महापुरुष जो बिस्तर में लेट लेट के पढ़ रहे होंगे मजे से, करवट बदल बदल के, ठीक है। बट वो सब काम नहीं करना है।
अब देखिएगा, अब बाकी सब देखिए, बाकी सब का वैल्यू जो है वो जीरो आ रहा है, बाकी सब का वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा, तो मैं सबको साथ मिला के लिख देता हूँ। यानी कि बाकी सब वैल्यू क्या हुआ, एक तो हो गया a1 b1 a2 b2 a3 b3, तो इधर देखिए ये दो तीन जगह पे आएगा a1 b1, देखिए a1 b1 a2 b2 a3 b3, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक और आएगा a1 c1, फिर इधर भी आएगा a1 c1, सेम चीज है। फिर एक और चीज आएगा, देखिए कहाँ गया, b1 c1 b2 c3 b1, ये सब सेम ही वैल्यू है, तो इसको मैं एक ही बार लिख दूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, ये नहीं पूछेगा कि सर आपने दो दो बार क्यों नहीं लिखा। और सबका वैल्यू क्या है, जीरो ही है। ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो भी, यानी कि बाकी सबका वैल्यू जीरो ही आ जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो बाकी सबका वैल्यू जीरो आ जा रहा है, तो ये इधर आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, उसके बाद a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3, उसके बाद b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3, ये वैल्यू सबका सब क्या आ जा रहा है, इक्वल टू जीरो आ जा रहा है। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, यस सर। यस सर। सबने पढ़ा है वेक्टर, छोटा मोटा वेक्टर, ज्यादा नहीं, डॉट प्रोडक्ट सबने पढ़ा है, यस सर। डॉट प्रोडक्ट सबने पढ़ा है कि नहीं। उसके बाद सबने ये तो पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। चलिए मैं आपको अगर ऐसा पूछ देता हूँ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये अगर मैं कोई भी ए वेक्टर ले लेता हूँ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं ऐसा एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ बी वेक्टर, ठीक है, उसका मैं ले लेता हूँ ए आई कैप, सॉरी ए नहीं, चलो एल एम एन ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर ले लेते हैं, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस पी क्यू आर के कैप। ठीक है, तो अगर मैं ए डॉट बी करूंगा तो मेरा कितना वैल्यू निकलेगा, जल्दी बताइए। ए डॉट ए डॉट बी कितना निकलेगा बताइए फटाफट। सर बी का मैग्नीट्यूड निकाल करके फिर दोनों में उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है ना, ये डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है, XP प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर, एक्सपी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर। ठीक है, इसका डायरेक्टली जो है x का कोफिशिएंट, सॉरी i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस j का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस z का कोफिशिएंट, और सॉरी k का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी को चलो याद आया, आप लोगों को ऐसा होता है, अगर नहीं भी याद आया होगा तो अभी याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब आना चाहिए, इतने दिन से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का एकदम स्टार्टिंग में वेक्टर का। ठीक है, इतना तक क्लियर है, इतना तक सबको वेक्टर आता है मेरे ख्याल से, है ना। क्या किसी को ये भी नहीं आता है कि Yes. सर ये नहीं पता है मेरे को, वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो याद रख लेगा ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए आप। ठीक है, अगर मैं अपने मन से तीन वेक्टर बनाऊं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर अपने मन से मैं तीन वेक्टर बनाऊं, एक का नाम दे दूं v1, ठीक है, एक का नाम दे दूं v1 वेक्टर, जिसका मैं ले लूं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। एक वेक्टर का नाम दे दूं मैं v2, और v2 का वैल्यू दे देता हूं सॉरी, ध्यान से देखिएगा, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और एक वेक्टर का नाम दे देता हूं मैं b3, उसका दे देता हूं c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ठीक है, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, v1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, तो v1 का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इसमें? हमने अपने No, मन से sir. हमने अपने मन से मान लिया कि अब ये मत पूछना कि सर ये कहां से आ गया, ये कहीं से नहीं आया, हम बस एज्यूम करके देख रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम v को एक वेक्टर मान ले तो v1 जो a1 a2 a3 है उसको अगर हम वेक्टर मान लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से, और हमें देखने को मिला कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अगर मैं एक वेक्टर मान लूं, अगर मैं एक वेक्टर बना लूं जिसका a1 a2 a3 जो है कंपोनेंट्स का कोफिशिएंट है, जैसे i कैप का कोफिशिएंट, j कैप का कोफिशिएंट, k कैप का कोफिशिएंट है, तो मॉड ऑफ v1 इक्वल टू 1 आ रहा है।
तो कोई बता पाएगा कि V1 कैसा वेक्टर है, क्या वेक्टर हो जाएगा, V1 का नाम क्या होगा? Unit vector. यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 निकल रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आ जाएगा सर हाँ, इसका। ये भी 1 आ जाएगा और V3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि सबका वैल्यू 1 निकल चुका है। तो यानी कि V2 वेक्टर जो है ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। ठीक है, और V3 वेक्टर जो है ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो भी रो में जो भी दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, उसका अगर एलिमेंट्स को लेके मैं वेक्टर बनाऊं तो वो वेक्टर क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर बनेगा। वो वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर बनेगा। सबसे पहला चीज ये समझ में आया। अब समझना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका रो का सारा एलिमेंट लेके अगर मैं एक वेक्टर बना दूं तो वो वेक्टर जो बन के आएगा वो होगा यूनिट वेक्टर। उसका अगर कोई भी सेकंड रो ले लूं, सेकंड रो का एलिमेंट से अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं तो वो वेक्टर जो आएगा वो भी यूनिट वेक्टर बनेगा। अगर मैं एक थर्ड रो ले लूं, थर्ड रो का एलिमेंट से अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं तो वो भी वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा। यानी कि अगर हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाता है तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को कंसीडर करके हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि वो वेक्टर जो बनेगा वो यूनिट वेक्टर बनेगा। अब दूसरा पॉइंट समझना, अगर हम v1 डॉट v2 करेंगे, ठीक है, चलिए v1 डॉट v2 कितना आएगा बताइए? आएगा 1 आएगा सर। है A1 B1 plus A2 B2 plus a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और इसका वैल्यू कितना है? 0. 0 है, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताइए कोई भी डॉट प्रोडक्ट मेरा इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका मतलब दोनों वेक्टर कैसा है? अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया, आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी v1 डॉट v2 अगर दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2 और ये cos थीटा ये आता है। अब अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, यानी कि थीटा जो होता है दोनों के बीच का एंगल होता है, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो v1 डॉट v2 इक्वल टू कितना होगा? मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2 इंटू cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। यानी कि जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ध्यान से समझिएगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, कोई भी दो वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उस केस में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि v1 एंड v2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर वेक्टर पहले मान लेते हैं। ये दोनों जो है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर है। चलिए, अगर मैं v2 डॉट v3 करता हूँ, v2 डॉट v3 करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा? b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3 और इसका भी वैल्यू कितना आया? 0 आया। अगर मैं v1 डॉट v3 करूंगा तो उसका वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू आएगा a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 और इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि v1 v2 v3 अगर मैं किसी को भी, तीनों को किसी के भी साथ भी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, चाहे v1 को v2 के साथ करूं, चाहे v2 को v3 के साथ करूं, चाहे v3 को v1 के साथ करूं, सबका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि v1 वेक्टर v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो वेक्टर बनेंगे वो म्यूचुअली क्या बनेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड उसके बाद v1 v2 और v3 जो होगा ये यूनिट वेक्टर भी होगा। अगर आप लोग का बंद हो जाता है तो वापस से लॉगिन कीजिएगा फटाफट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट किसी पॉइंट में कि सर आपने क्या कर दिया, मेरे को नहीं समझ में आया, वो फटाफट पूछेगा, फटाफट बताएगा, फटाफट हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे। सर हाँ पूछिए।
वेक्टर V1 और वेक्टर V2 एंड V3 विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका कहने का क्या मतलब है? इसका एक फिगर बनाएगा तो बगल में। म्यूचुअली मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इस तरीके से परपेंडिकुलर। थ्री ऑर्डर, थ्री एक्सिस देखे हैं, 3 डिग्री देखे हैं। अगर मैं 3 लाइन यस रख सर। दूं, एक ऐसे रख दूं, एक उसके परपेंडिकुलर रख दूं, और एक इन दोनों से भी परपेंडिकुलर एक रख दूं। ठीक है, आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ये सब पढ़ा है? यस सर। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक ये सब पढ़ा है, चलिए बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि मेरे पास, ये मैं बस ऐसे रैंडम सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मत जोड़िएगा, मैं बस एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर के फिजिक्स में कैसा एग्जांपल होता है। अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन को मैंने इस डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में फेंक दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? सर अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। और कोई? राइट हैंड थंब रूल ये सब आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताइए भाई, मिस्टर गुप्ता, लाची, मौसम, रिया, आदित्य, अमृता। अगर हाई फोर्स एरिया में, हाई मैग्नेटिक फील्ड एरिया में, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को उसके परपेंडिकुलर, जो भी फील्ड का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर अगर एक इलेक्ट्रॉन फेंक दूंगा, तो उसके दोनों के परपेंडिकुलर एक फोर्स जनरेट होता है। याद है कि नहीं आप लोगों को? और वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। चलिए हटाइए उस सब चीजों को, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। पता चला मैं फिजिक्स पढ़ाने लगा, कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा, फिर गलती हो जाए। ध्यान से समझिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों एक साइड, एक तीनों से एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं अगर एक हमारा इस डायरेक्शन में है, दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में है, तो तीसरा हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब ये कैसा डायरेक्शन है? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। एक का नाम ले लेते हैं V1 वेक्टर, एक का नाम ले लेते हैं V2 वेक्टर, एक का नाम ले लेते हैं V3 वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि जब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, चाहे ये दोनों ले लूं या ये दोनों ले लूं या ये दोनों ले लूं, सब आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कभी अगर म्यूचुअली मतलब क्या, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल, आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो वहां पे म्यूचुअल फ्रेंड दिखाई देता है कि नहीं देता है? दिखता है कि नहीं दिखता है म्यूचुअल फ्रेंड? यस। तो म्यूचुअल फ्रेंड का क्या मतलब होता है? जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में नहीं, वो आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है कि नहीं है? तो उसको म्यूचुअल फ्रेंड दिखता है। तो म्यूचुअल का मतलब ये क्या? म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये V3 अगर V2 के साथ परपेंडिकुलर है, तो V3 V1 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों के साथ म्यूचुअल हो गया। अगर V2 को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलो तो V2 V1 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, V2 V3 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के साथ। अगर म्यूचुअल फ्रेंड बोलता हूं तो मेरे साथ भी फ्रेंड है और दूसरे के साथ भी फ्रेंड है। आया समझ में कंडीशन क्या होता है? तो इसीलिए यस सर। हाँ, ये सब एक इंग्लिश का वर्ड है, म्यूचुअली, म्यूचुअल के नाम से। ऐसा बोलता है ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? दोनों तरफ से होना चाहिए, उसको भी होना चाहिए, मेरे को भी होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड। तो वो सब भी उसी तरीके से, म्यूचुअल का मीनिंग ही वही होता है, ठीक है। तो वो सब चीजों पे हमें नहीं जाना है, हमें बस जो बेसिक चीजें हैं मैथमेटिक्स का वो समझ में आना चाहिए। वो क्या है कि अगर V1 V2 V3 जो होगा वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, यानी कि तीनों एक दूसरे से मल्टी परपेंडिकुलर। और हमने ये भी निकाला था कि तीनों वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स है A के नाम से, और वो मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ, तो उसका अगर मैं रो का या कॉलम का कोई भी अगर एलिमेंट्स लेके मैं एक वेक्टर बनाऊं, 3 वेक्टर बनाऊं, कि इसका लेके मैं V1 नाम रख दूं,
इसका एलिमेंट लेके मैं v2 नाम रख दूं, इसका एलिमेंट लेके उस वेक्टर का नाम v3 वेक्टर रख दूं, तो तीनों वेक्टर जो है एक तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा और तीनों वेक्टर जो है एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का एक नाम ऑर्थोगोनल भी होता है, आप लोगों को पता है? पता है कि नहीं पता? यस सर, जितने यस सर, लोगों यस सर। जितने लोगों ने सर्किल पढ़ा होगा, मैंने ये बताया होगा कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किल, कितनों को याद है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किल? यही चीज आप गलत कर देते हैं, सर के पीछे का चीजें पूछ लेते हैं, है ना? है कि नहीं? यही गलती हो जाता है कि पुराना वाला चीजें पूछ लेते हैं। 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू कितना था? अरे बताओ भाई, हम पुराना वाला भी रिवीजन कर रहे हैं, जब याद आ गया पुराना वाला भी याद आ गया। 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू कितना था? C1 C2 c1 प्लस c2 गधो, C1 प्लस C2, जिसमें g1 g2 क्या होता है? सेंटर सेंटर का नेगेटिव। सेंटर क्या होता है? माइनस जी कोमा माइनस एफ। माइनस G माइनस F। हाँ, तो उसका नेगेटिव ले लेंगे तो जी, एफ का नेगेटिव ले लेंगे तो एफ। आया समझ में कुछ? तो ये कंडीशन होता था ऑर्थोगोनल का। और हाँ, सर्कल पढ़ना स्टार्ट कर, सॉरी ये इसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया था कि हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको, जो एक दो टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया, हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लें, तो इसीलिए इसका नाम ऑर्थोगोनल भी पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाता है कि इसका अगर सारा का सारा एलिमेंट्स को लेके या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज अगर हम कोई वेक्टर बनाए, तो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होता है, वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है, और साथ ही साथ वो जो वेक्टर होता है वो वेक्टर क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? तो हम इस चीज को थोड़ा सा नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं, थोड़ा सा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है? इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रोज या फिर कॉलम्स, रोज या फिर कॉलम्स ऑफ ए 3x3, और ये 3x3 के लिए ही बोल रहा हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? क्योंकि 3 कंपोनेंट होता है वेक्टर में, i j k। 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसका? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। कैन बी ट्रीटेड एज, कैन बी ट्रीटेड एज मतलब हम उसको ऐसा कर सकते हैं, कैन बी ट्रीटेड एज components, can be treated as components of 3 mutually perpendicular unit वेक्टर्स, ठीक है? ये मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये वेक्टर है, ये मैट्रिक्स है। बट अगर हम इस मैट्रिक्स को, अगर हमें मन किया कि चलो इसका एलिमेंट्स को लेकर हम वेक्टर बना के देखते हैं, तो वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है? मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया हूं इस चीज को, ठीक है? चलिए, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस, और यही सब चीजों से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पूछा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें आईआईटी हो या फिर जेई मेंस हो या एडवांस हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी को इसलिए ध्यान से रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? देखिएगा, हम एक क्वेश्चन का इजाद करते हैं, मतलब क्वेश्चन एक पूछते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि लेट a, b, c, d बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर, ठीक है? एंड हमें ऐसा दिया गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का वैल्यू 1 है। एंड ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0, देन फाइंड हमें बोला गया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस सी डी, ठीक है? आप लोग को ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी आप लोग ये चीज पढ़े हैं, थोड़ा सा दिमाग में फिट नहीं हुआ होगा। मैं बस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है? ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी इंटू ए बी प्लस सी डी। ये चीज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ठीक है? तो हम कैसे इस चीज पे आइडिया लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन,
हमने ले लिया कि लेट ए बी सी डी, हमने अपने मन से मान लिया। इसमें कहीं भी मैट्रिक्स का बात नहीं चल रहा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी मैट्रिक्स का बात नहीं चल रहा है। इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स से रिलेट करके सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया गया है कि a, b, c, d बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर हुआ एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ, इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ और ac प्लस bd इक्वल टू 0 हुआ, तो हमारे दिमाग में कहां से ये ख्याल आया कि ऐसा होना चाहिए? हमारे दिमाग में ये ख्याल आया क्योंकि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसमें ये समझ में आ रहा था कि अगर कोई भी स्क्वायर वाला सम ऑफ द स्क्वायर वाला पार्ट अगर इक्वल टू 1 आ जाता है और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ऐसा होता था, कहीं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या? तो दिमाग में वो खुद से हल्का सा आना चाहिए। ठीक है, तो हमने अपने मन से मान लिया कि ए बी सी डी को एक मैट्रिक्स मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है? हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमें दिया जा रहा है 1। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू दिया जा रहा है 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू दिया जा रहा है 1 एंड साथ ही साथ AC प्लस बी डी इक्वल टू दिया जा रहा है 0। AC प्लस बी डी इक्वल टू दिया जा रहा है 0। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये अगर मैट्रिक्स को मैं ऐसा बना दूं तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो हमारा रो वाइज है, रो वाइज एक यूनिट वेक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। कि अगर मैं रो वाइज एक वेक्टर बनाऊं, यानी कि अगर मैं इस रो को लेके एक वेक्टर बनाऊं, यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, और V2 एक वेक्टर बनाओ यानी कि सी आई कैप प्लस डी जे कैप, अगर मैं इसको वेक्टर मान लूं तो V1 जो है एक यूनिट वेक्टर बन जा रहा है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, और V2 जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर बन जा रहा है क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर हम ऐसा माने तो ये क्या यूनिट वेक्टर जैसा बनने के दिखेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा होता है कि यूनिट वेक्टर जैसा आता है और साथ ही साथ हमारा क्या आ जा रहा है कि AC प्लस बी डी यानी कि V1 डॉट V2 भी इक्वल टू 0 आ जा रहा है क्योंकि V1 डॉट V2 हो जाता है AC प्लस बी डी, ये भी इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम इसको एक यूनिट वेक्टर इस एक मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स है उसको अगर पहला रो को मैं एक वेक्टर मान लूं और दूसरे रो को भी एक वेक्टर मान लूं तो ये एक यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। और जो दूसरा वाला कंडीशन है, उस कंडीशन से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हम एक वेक्टर माने तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो वेक्टर आपस में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, उस हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा AC प्लस BD होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? कितना क्या पूछा गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए? कौन बता पाएगा उस हिसाब से? वन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार सुनिए, मैं बार बार बता रहा था कि अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है तो उसका रो वाइज अगर मैं कोई नंबर ले लूं, ठीक है, रो वाइज अगर मैं कोई नंबर ले लूं, रो वाइज अगर एलिमेंट ले लूं तो वो यूनिट वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। या मैंने ये भी बताया कि या तो रो ले लूं या फिर कॉलम वाइज ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी क्या करेगा? एक यूनिट वेक्टर की तरह ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चाहे रो वाइज ले लूं चाहे कॉलम वाइज ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, याद कीजिए, अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ तो उसका ट्रांसपोज भी जो होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इन दोनों प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी हमें दिया गया है उस प्रॉपर्टी से हमें पता चल रहा है कि A जो होगा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर इन सब को लेके मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। क्यों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा? क्योंकि हमने इसका रो वाइज कुछ एलिमेंट लिया तो क्वेश्चन के हिसाब से वो यूनिट वेक्टर निकल के आ रहा है, और उसके बाद दोनों का अगर मैं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं तो इक्वल टू 0 निकल के आ जाए। तो ऑब्वियसली ऐसा कंडीशन कब बनता है? जब मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल हो। तो यानी कि ए जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी कि उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? AC और BD रो वाइज हो जाएगा
ए सी बी डी, ये भी क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट को लेके, पहला रो का एलिमेंट को लेके अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं V3 तो क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस सी जे कैप, और अगर इसका V4 लेके अगर इसके दूसरे रो का बनाऊं तो क्या हो जाएगा, बी आई कैप प्लस डी जे कैप। और ये अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर AT एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका भी मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका भी जो V3 बना है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अगर यूनिट वेक्टर होगा तो यानी कि V3 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि उस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये साथ ही साथ इसका परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन रहा है तो परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी जो होगा वो भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी जो होगा वो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें निकालने के लिए क्या दिया गया था, हमें निकालने के लिए दिया गया था ए बी प्लस सी डी और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने अंदाजा लगाया कि हमारा जो एलिमेंट दिया गया था, ए बी सी डी जो एलिमेंट दिया गया था, अगर ए बी सी डी से हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन के हिसाब से पता चल रहा है ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो एटी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी होते हैं कि इसका रोज और कॉलम्स को लेके अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो वेक्टर जो होगा यूनिट वेक्टर होगा, तो उससे हमारा ये निकल गया। और साथ ही साथ ये दोनों वेक्टर जो होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो उससे हमारा इसका वैल्यू निकल गया। आया समझ में? हम क्वेश्चन देख के हमने पता लगाया कि अगर इससे एक मैट्रिक्स बनता है तो मैट्रिक्स कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बन जा रहा है। अगर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बन जा रहा है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, और उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होने के कारण उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अगर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस सी डी का वैल्यू निकल जाता है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरा पानी से बह गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहीं तक देखते हैं, क्वेश्चन मेरा वो डिलीट हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत जगह काम आ जाता है। और इसका नाम ऑर्थोगोनल इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो वेक्टर निकालते हैं इसके रोज या कॉलम से, वो वेक्टर जो होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर आज का। कल से हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कल ऐसे भी सैटरडे है, तो अगर जिसका जो डाउट है एक साथ इकट्ठा कर लीजिएगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जहां तक पढ़े हैं, चाहे वो प्रॉब्लम किसी कंसेप्ट में हो, चाहे वो प्रॉब्लम किसी क्वेश्चंस में हो। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, पुराना पूरा का पूरा रिवीजन करते रहिएगा। आप लोगों के पास ज़्यादा काम है नहीं, अभी दिन भर फ्री रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम कर लीजिएगा, और मंडे से एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, मैंने पहले ही बोल दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।